All right, friends, we are going to discuss a new notification brought out by SSC's Staff Selection Commission for the post of junior engineers. The total number seat is 968. इसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल के डिग्री और डिप्लोमा जिन्होंने किया है स्टूडेंट्स, उनके लिए पोस्ट निकाला है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स, सिलेबस क्या है, एग्जाम स्कीम, मोड ऑफ सिलेक्शन और कैसे अप्लाई करें उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 28 मार्च 2024 और लास्ट डेट अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो 18 अप्रैल 2024 11 बजे रात तक। अप्लाई करने के बाद पेमेंट करने की आखिरी तिथि 19 अप्रैल 2024 को है। पेमेंट करने के बाद करेक्शन करने की तिथि 22 और 23 अप्रैल 2024 है। एग्जामिनेशन 4 से लेकर 6 जून तक CBD एग्जामिनेशन होगा जो IOS सेंटर पे होता है। पेपर सेकंड, इसका नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, वेट कर रहे हैं इसका नोटिफिकेशन कब आता है। अब हम लोग देखेंगे किस किस पोस्ट पे होता है। जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के पोस्ट पे SSC ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसेज में निकाला है, जिनका पे स्केल ग्रुप बी, नॉन गजेटेड ग्रुप बी ऑफ जिसमें नॉन मिनिस्ट्रियल जो लेवल 6 होते हैं, जिनका पे स्केल 35,400 से लेके 1,12,400 जो 7th पे कमीशन के मैट्रिक्स में फिट बैठते हैं। अब हम एज लिमिट को देखेंगे। एज ऑन डेट 1 अगस्त 2024। मिनिमम एज तो ऐसा कुछ दिया नहीं, बट मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है सारे पोस्ट के लिए, एक्सेप्ट एक पोस्ट जो CPWD है उसमें 32 ईयर्स दिया है, यानी सारे पोस्ट के लिए 30 साल और CPWD पोस्ट के लिए 32 साल का मैक्सिमम एज रखा गया है। एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान है। जैसा कि हम जानते हैं रिजर्व कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन जैसे SC/ST में 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, दिव्यांग जो अनरिजर्व रहेंगे उनको 10 ईयर्स, OBC में अगर हैं तो 13 ईयर्स, SC/ST है तो 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स, डिफेंस पर्सनल 3 ईयर्स एंड डिफेंस डिजेबल पर्सन 8 ईयर्स SC/ST में है। तो इस तरीके से एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान है। बट एज रिलैक्सेशन में एक बात याद रखनी होगी कि आपको डॉक्यूमेंट उसी करंट फाइनेंशियल ईयर के देने होंगे और उसका नोटिफिकेशन में एक अलग से पॉइंट है, उसको देख लेना पड़ेगा। अब हम लोग एलिजिबिलिटी की तरफ देखते हैं। एलिजिबिलिटी को अगर ध्यान से देखेंगे तो BRO में जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर ENM के पोस्ट के लिए सिविल, जो जूनियर इंजीनियर सिविल के पोस्ट पे फिल करेंगे, और ENM जूनियर इंजीनियर ENM के पोस्ट पे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ब्रांच से या तो डिग्री किया हो या डिप्लोमा विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, वो स्टूडेंट्स BRO के पोस्ट पे फिल करेंगे। CPWD में सिर्फ डिप्लोमा के स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर उन्होंने सिविल से डिप्लोमा किया है तो वो जूनियर इंजीनियर सिविल पे देंगे। अगर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से किया है तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पोस्ट पे वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए जिन्होंने डिप्लोमा किया है सिविल ब्रांच में और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में रिस्पेक्टिवली, यानी सिविल के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए सिविल वाले, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसी तरीके से सेंट्रल वाटर कमीशन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के पोस्ट पे जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री BTech या डिप्लोमा सिविल से किया है वो जूनियर इंजीनियर सिविल में, मैकेनिकल से किया है तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पोस्ट पे जिन्होंने डिप्लोमा किया है सिविल में और इलेक्ट्रिकल में, वो इस फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट के डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। MES में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए या तो वो BTech या फिर डिप्लोमा विद 2 ईयर एक्सपीरियंस अगर सिविल में किया है तो अप्लाई कर सकता है। जूनियर इंजीनियर ENM के पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल दोनों में से कोई एक, BTech हो या डिप्लोमा विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, वो भी अप्लाई कर सकता है। आखिरी के 2 पोस्ट हैं जिनमें से एक डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, जिसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के पोस्ट पे जिन्होंने BTech या डिप्लोमा विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी इलेक्ट्रिकल वाले जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल वाले जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से NTRO में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए निकला है। जो भी विद्यार्थी डिप्लोमा सिविल में किया हो वो जूनियर इंजीनियर सिविल के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इस पोस्ट का जो भी एलिजिबिलिटी डिसाइड किया गया है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? 2 तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। ट्रेड वाइज, यानी अगर एक बंदे के पास सिविल ब्रांच है
तो वो किस किस पोस्ट पे किस किस ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में वो अप्लाई कर सकता है। तो वो बीआरओ में अप्लाई कर सकता है, वो सीपीडब्ल्यूडी में अप्लाई कर सकता है, वो एमईएस में अप्लाई कर सकता है, फरक्का बैरेज में अप्लाई कर सकता है, सेंट्रल वाटर कमीशन में अप्लाई कर सकता है, सेंट्रल वाटर पावर एंड रिसर्च स्टेशन में अप्लाई कर सकता है और एनटीआर में अप्लाई कर सकता है। उसी तरीके से जिनके पास इलेक्ट्रिकल की डिप्लोमा या डिग्री है वो बीआरओ, सीपीडब्ल्यू, एमईएस, एफ फरक्का बैरेज, सीपी, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी एश्योरेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अप्लाई कर सकता है। मैकेनिकल वाले बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, सेंट्रल वाटर कमीशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो नवल में डायरेक्टरेट जनरल का क्वालिटी एश्योरेंस का पोस्ट है उसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये हमने ट्रेड वाइज देख लिया कि जिनके पास सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, वो ये ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट अब हमें देखना है कि जिनके पास सिविल है, सिविल में भी दो ऑप्शन है, आइदर उनके पास डिप्लोमा है या डिग्री है, वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसको भी हम लोग एक एक करके बाइफरकेट करके देख लेंगे ताकि हम आसान कर देते हैं इनका एनालिसिस करके। हम लोग क्वालिफिकेशन वाइज करेंगे। अगर किसी के पास बीटेक है तो वो बीआरओ में अप्लाई कर सकता है, बीआरओ के में जो पोस्ट है सिविल ईएनएम उसमें अप्लाई कर सकता है, एमईएस में अप्लाई कर सकता है, सेंट्रल वाटर कमीशन के जो दो पोस्ट है उनमें अप्लाई कर सकता है, नवल में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में अप्लाई कर सकता है। और जिनके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा में दो तरह की कैटेगरी रख दी गई है, विथ एक्सपीरियंस और विदाउट एक्सपीरियंस। तो जिनके पास विदाउट एक्सपीरियंस है वो सीपीडब्ल्यूडी में अप्लाई कर सकते हैं, फरक्का बैरेज में अप्लाई कर सकते हैं, सीडब्ल्यूसी में अप्लाई कर सकते हैं, सीडब्ल्यूपीआरएस में अप्लाई कर सकते हैं और एनटीआर में अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास डिप्लोमा है विथ एक्सपीरियंस 2 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है वो बीआरओ में अप्लाई कर सकते हैं, एमईएस में अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टर जनरल नवल डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन वाइज हमने एलिजिबिलिटी एनालिसिस कर लिया। एलिजिबिलिटी एनालिसिस करने के बाद हमें एक बात समझ में आनी ध्यान देना होगा, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जिन्होंने ये डिग्रियां ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से लिया है वो एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से डिग्री ली है डिप्लोमा या डिग्री, वो एलिजिबल नहीं है। हालांकि इग्नू से जिन्होंने 2009-10 तक अगर इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किया है तो वो एलिजिबल हैं। ये छोटा सा क्लाउज था, सोचे बता दे, इंपॉर्टेंट था। अगर कोई डिस्टेंस वाले सोच रहे होंगे कि फॉर्म भरेंगे तो छोड़ दीजिए भाई, आपके लिए नहीं है वो। अब हम लोग वैकेंसीज का नंबर का एनालिसिस करेंगे, कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज कैसा कैसा है। बीआरओ में सबसे पहले बीआरओ में सबसे ज़्यादा पोस्ट है जो सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल का 438, जूनियर इंजीनियर ईएनएम का 37 पोस्ट, उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में 12 पोस्ट, जूनियर इंजीनियर सिविल में 120 पोस्ट, सीपीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 121 पोस्ट, जूनियर इंजीनियर सिविल में 217 पोस्ट। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखेंगे उनमें नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम है। जैसे सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च में 2-3 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल सिविल की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो नवल का है डायरेक्टर जनरल उसमें 3-3 वैकेंसी है, फरक्का बैराज में 2-2 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल और सिविल की। एमईएस की नंबर ऑफ वैकेंसी अभी तक वो नोटिफाइड नहीं की है और इनकी वैकेंसी अभी आने वाली है। एमईएस में वैकेंसी जहाँ तक ट्रेंड है वो एमईएस में वैकेंसी अच्छा खासा रहता है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का और सिविल का भी रहता है, बट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का अच्छा वैकेंसी रहता है एमईएस में। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ वैकेंसीज का एनालिसिस कर लिए। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कैसे होगा, एग्जामिनेशन में क्या होगा। एग्जामिनेशन में 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 का हम लोग सिलेबस देखेंगे कि पेपर 1 में होता क्या है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पेपर 1 सीबीटी टाइप होगा जिसमें जिसका 3 पार्ट्स हैं। एक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 नंबर के, दूसरा पार्ट जनरल अवेयरनेस 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के। तीसरा पार्ट सिविल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर आएंगे। अगर जिनका मैकेनिकल है तो वो मैकेनिकल के पार्ट सी में उनका आएगा क्वेश्चन, जिनका इलेक्ट्रिकल है तो टेक्निकल का पार्ट बी उनको मिलेगा, जिनका सिविल है उनको टेक्निकल का पार्ट ए मिलेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा और ये तीनों मिला के रीजनिंग, जीके और टेक्निकल पार्ट मिला के 2 घंटे का मात्र समय है। यानी 120 मिनट में 200 क्वेश्चन, 1 मिनट पे एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं, केवल देखने का, मारने का है। तो आप समझ सकते हैं कि लेवल ऑफ कंपटीशन कितना होगा। अब पेपर 2 में हम लोग बात कर लेते हैं। पेपर 2 में जो सीबीटी होगा वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और मार्क्स 300 रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन के ऊपर 3 मार्क्स। और ये केवल और केवल कोर पेपर होगा, यानी अगर इलेक्ट्रिकल है तो केवल और केवल इलेक्ट्रिकल का पेपर होगा, मैकेनिकल है तो केवल मैकेनिकल का पेपर होगा। इसमें कुछ अवेयरनेस और ये सब नहीं है। यानी दोनों को अगर आप देख लें तो जिनका टेक्निकल अच्छा होगा उनका सिलेक्शन होना तय है। इसलिए कहा जाता है इंजीनियरिंग में टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दोनों पेपर, जैसा कि मैंने बताया, दोनों पेपर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, 0.25, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी एक अगर गलत किए तो 0.25 मार्क्स आपका चला गया, 4 गलत किए तो एक क्वेश्चन का बराबर का मार्क्स चला गया।
ठीक है। और पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसलिए आप पेपर 1 में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और पेपर 2 में 1/3 है, क्योंकि अगर आप सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा और गलत करेंगे तो 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा। तो पेपर 2 में 1/3 है, इसलिए पेपर 2 में सोच समझ के ही मारना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा होता है, 1/4 ज़्यादा नहीं है, बट 1/3 नेगेटिव मार्किंग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें एक जो पेपर 2 है, पेपर 2 में आप स्लाइड रूल्स ले जा सकते हैं, लॉगरिथमिक टेबल ले जा सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी ले जा सकते हैं, आप कैलसी ले जा सकते हैं, बट पेपर 2 में ही, यानी पेपर 2 में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे और काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे। हालांकि ये जितने जो कैलसी और लॉगरिथमिक टेबल और स्लाइड्स रूल है वो पेपर 1 में नहीं ले जाना है। पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ देखो और मारो वाले क्वेश्चन हैं, वो आपको माइंड में कैलकुलेट करना है और मारना है। यानी पेपर 1 में क्वेश्चन ईजी रहेंगे, पेपर 2 में क्वेश्चन टफ रहेंगे। बी रेडी। अब हम लोग सिलेबस को एक थोड़ा थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। जनरल रीजनिंग और इंटेलिजेंस में जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप होता है, जिसमें ये सब लिखा हुआ है: डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन, कंसेप्ट, अरिथमेटिक, रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है इनका मकसद ही रहता है कि इंटेलिजेंसी को, प्रेजेंस ऑफ माइंड को स्टूडेंट का चेक करना। अब जो जनरल अवेयरनेस में होता है क्वेश्चंस जो जीके जिसको कहते हैं, और करंट अफेयर्स। एक तो स्टैटिक पोर्शन जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, और एक करंट अफेयर्स जो डेली आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च यानी जीएस का। हालांकि इनके स्टैंडर्ड्स 10th का ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इनको जनरल लड़के नहीं चाहिए, इनको टेक्निकली साउंड लड़के चाहिए, जिनका टेक्निकली अच्छा हो। अब हम लोग टेक्निकल पार्ट में देख लेंगे। तो सिविल में जैसा कि बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग कॉस्ट, वैल्यूएशन, सर्विंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वे, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन एंड स्टील डिजाइन। तो ये बेसिक टॉपिक हो गया, ठीक है। इसी टॉपिक का डिटेल में एनालिसिस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, अब वो उतना ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल में बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिक मशीन्स, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये इसके हो गए इलेक्ट्रिकल के सिलेबस के टॉपिक्स। इसके अंदर में ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो पेपर 1 में होंगे वो थ्योरी बेस्ड ज़्यादा होगा और न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर 2 में ज़्यादा होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मशीन थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सोम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, आईसी इंजन, आईसी परफॉर्मेंस, आईसी कूलिंग, लुब्रिकेशन, रैंकाइन साइकिल, बॉयलर क्लासिफिकेशन, फिटिंग एक्सेसरीज, एयर कंप्रेशर, रेफ्रिजरेशन साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन, प्लांट नोजल, स्टीम टरबाइन, प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक्स, measurement of fluid pressure, fluid kinematics, dynamics of ideal fluids, measurement of flow rate, basic principle, hydraulic turbine, centrifugal pumps and classification of steel। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस हो गया। इस सिलेबस का डिटेल में एनालिसिस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जाके आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब हम लोग ये सब तो जान गए, लेकिन मुद्दे की बात है ये स्लाइड्स सेलेक्ट कैसे होंगे और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो अनरिजर्व में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर 1 एंड पेपर 2 का दोनों में 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस रिजर्व में 25% मिनिमम चाहिए और अदर कैटेगरीज को 20%, यानी इतना परसेंट मार्क्स तो मिनिमम चाहिए। और जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के बनेगा, ऐसा नहीं कि पेपर 1 का ही सिर्फ बनेगा। दूसरा, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि पेपर 1 में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को, वही शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स पेपर 2 के लिए अपीयर किए जाएंगे, ठीक है। और इसमें नंबर का मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन क्या है कि जैसे मल्टीपल शिफ्ट्स में होंगे, जैसे पेपर 1 का एग्जामिनेशन 4 जून से 6 जून तक होने वाला है, तो 4 जून में 2 शिफ्ट, 5 जून में 2 शिफ्ट, 6 जून में 2 शिफ्ट, तो पेपर तो अलग अलग होगा। तो उस बेसिस उसके लिए क्या करेंगे, सबको इक्वलाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन करता है कमीशन, और वो नॉर्मलाइजेशन करेगा। तो पेपर 1 में क्वालिफाई करेंगे तो पेपर 2 में आप अपीयर हो पाएंगे, यही कहना चाह रहा है। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा पेपर 1 और पेपर 2 का मिला के बनेगा। अब हम लोग देखते हैं कि अप्लाई कैसे करें। एप्लीकेशन फी के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ है, एससी एसटी को कोई फी नहीं है, महिलाओं के लिए भी कोई फी नहीं है। और फी के लिए आपको जो पेमेंट करना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में देखेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो उनकी वेबसाइट है ssc.gov.in, वहाँ पे जाके आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन को आपको करना होगा। अगर आपने नहीं किया है तो, अगर किया है
तो आप पासवर्ड के साथ उसको फिर से रीसेट करके या उसको लॉगिन करके आप सिर्फ अप्लाई करेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे विचार किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय आपका जो लाइव फोटो है उसको कैप्चर किया जाएगा। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 18 अप्रैल और करेक्शन फॉर्म को करेक्शन करने के साथ जमा करने की लास्ट डेट है 22 अप्रैल से 23 अप्रैल। कमीशन ने नोटिफिकेशन पे स्क्रीनशॉट के साथ कैसे कैसे अप्लाई करना है वो दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं, उसको डिटेल में नहीं देखेंगे। ये जो एनेक्सर 3 है इसी में कमीशन ने सारे प्रोसेस दिया है, जिसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन को फिलअप करना, ये 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा एसएससी के साथ एंड देन फिर आपको अप्लाई करना होगा, फिल करना होगा। इसकी पूरी प्रोसेस जो है आप नोटिफिकेशन में जाएंगे, आप देख सकते हैं। उसकी वोटर आईडी कार्ड चाहिए और पैन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट, ये सब आइडेंटिटी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, इनमें से कोई सा भी एक चाहिए। तो ये आप पूरा पढ़ लेंगे, इसको डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है, सब लिखा हुआ है और बाकायदा उन्होंने स्क्रीनशॉट के साथ भी शेयर किया है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। ये देखिए, यहाँ आप लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के साथ पासवर्ड डालेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा, यहाँ से आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ईमेल पे कंफर्मेशन हो जाएगा। लॉगिन स्क्रीन में आप वन टाइम लॉगिन करेंगे उससे, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से। जैसे ही करेंगे पासवर्ड क्रिएशन का आएगा, पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चंस आएंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर दे देना है, जो पासवर्ड डाले हैं उसी पासवर्ड के साथ फिर अब एसएससी में जाके लॉगिन करना है। तो ये हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आपकी नेशनलिटी क्या है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, डिक्लेरेशन मांगेगा। डिक्लेरेशन के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड है ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल करना। इसमें दिया हुआ है कि आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, किस कैटेगरी में आते हैं, क्या आपका आइडेंटिटी है, स्टेट क्या है, लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, ये सब मांगेगा, ये सब देना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, 10th में क्या है, 12th में क्या है, ग्रेजुएशन क्या है, बीटेक कहाँ से किए हैं, डिप्लोमा कहाँ से किए हैं, ये सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे देना है। उसके बाद फिर फाइनली फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए देगा। जैसे ही फोटोग्राफ अपलोड करेंगे तो सेव करने के बाद आपका जो है डिक्लेरेशन पेज पे आएगा। डिक्लेरेशन पेज पे जाने के बाद आप प्रीव्यू में जाएंगे, फॉर्म को प्रीव्यू करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, सारा एंट्री को मिला लेंगे, मिला लेने के बाद उसको फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, पेमेंट करने के लिए। और जैसे ही पेमेंट हो गया तो आपका जो है एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। नाउ वीडियो के लास्ट में हम लोग अब जानते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर, इसकी तैयारी कैसे करें। तो आप जब तैयारी करने के लिए सोचेंगे तो आपको की सेक्शन एरिया है टेक्निकल, आपकी ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, आपको आपका टेक्निकल सेक्शन ही आपको सफलता दिलाएगा। मैंने ये एग्जामिनेशन क्रैक किया था 2011 में पास आउट होने के बाद ही, और मुझे CPWD मिला था, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मुझे जूनियर इंजीनियर का पोस्ट मिला था, मैंने बीटेक किया था। तो उस टाइम के बाद उसी समय मुझे और भी जॉब वैकेंसीज करीब गेट में अच्छा रैंक लाया था, एंड और भी एग्जामिनेशंस जो PSUs के होते हैं वो मैंने क्वालिफाई कर लिया था, तो मैंने ये CPWD ज्वाइन नहीं किया था। तो मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि इस एग्जामिनेशन को निकालने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज अगर है तो आपका 100% हो जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को ज्वाइन करने के लिए। आप मदद के लिए मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाई है, जैसे ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, AC सर्किट, DC सर्किट, इन सब के ऊपर छोटे छोटे वीडियोस बनाई है, तो आप वो देखिए, अगर हेल्प मिलता है तो ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।